हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन को लेकर, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है 1952-53 में आया। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है इनके दोनों के नाम, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया कब और मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक, जो 5+5+3 का पैटर्न इन्होंने दिया था, ठीक, वैसे ये पैटर्न उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 10+2+3 वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो मुदालियर शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कक्षा में छात्र की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इस मतलब आयोग के अनुसार, अगर देखिए लास्ट में टॉपिक आपका माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है, तो उसमें से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। एक तो मुदालियर आयोग के दृष्टिकोण से और माध्यमिक शिक्षा का स्तर, तो इसमें छात्र की अधिकतम संख्या कितनी 50 होनी चाहिए। बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन है, टॉप 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसके लक्ष्य और उद्देश्य जो हैं वो भाई एक तो है नहीं, तो देखिए ये लक्ष्य और उद्देश्य लगभग कॉमन ही होते हैं सब चीज़ के, है ना। कुछ का डिफरेंस होता है, तो इसको आप बुक से पढ़ेंगे। और कॉमन क्या मतलब, जैसे मतलब उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, है ना, चारित्रिक विकास, तो ये सब चीज़ें कई सारी कॉमन होती हैं। कुछ डिफरेंस होते हैं हर आयोग के, ठीक, जिनका उद्देश्य क्या होता है। तो नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें, और देखिए यहाँ उद्देश्य पूछे भी जरूर जाएंगे किसी न किसी शिक्षा के, तो ये कॉमन सेंस पर भी आप उसमें ऑप्शन चूज कर लेंगे, ये तो पक्का है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें, पब्लिक स्कूल, तकनीकी शिक्षा, संगठनात्मक प्रतिमान, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो किस शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में कोठारी आयोग का गठन किया गया। तो जो कोठारी आयोग था उसका गठन MC छगला के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इसका गठन। अब अध्यक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। उस टाइम मतलब कोठारी आयोग के समय शिक्षा मंत्री की बात करी जाए तब। शिक्षा आयोग जो भारतीय शिक्षा आयोग, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 1964-66 या फिर कोठारी आयोग। ठीक, तो इनके दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। त्रिभाषा का जो सूत्र है, ठीक है, फिलहाल तो त्रिभाषा का सूत्र जो है पहले से ही था माध्यमिक शिक्षा आयोग के, लेकिन उसका देखिए लास्ट में आपका त्रिभाषा फॉर्मूला पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने उसका रखा है, ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन लास्ट वाला आपका त्रिभाषा फॉर्मूले पर है, उसको डिस्कस हम वहाँ पर करेंगे। कोठारी आयोग की स्थापना अगर बात करें तो 14 जुलाई 1964 हुई थी। यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, और अध्यक्ष DS कोठारी थे। कोठारी आयोग की रिपोर्ट को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। जो 4 खंडों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आधे घंटे में पूरी कोशिश रहेगी फिनिश करने की। कोठारी आयोग की सिफारिशें, तो इनकी सिफारिशें इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, भाषा शिक्षा का प्रावधान और शैक्षिक संरचना का प्रावधान, क्षेत्रीय भाषाओं की रिपोर्ट और त्रिभाषा सूत्र, जो कि और ये 10+2+3 का शिक्षा का पैटर्न इनसे रिलेटेड है। फिर विश्वविद्यालय, अब ये सुझाव की बात हो रही, ठीक है, यहाँ पर सिफारिशें सुझाव एक ही बात है। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित आयोग कौन था। राधा कृष्णन आयोग, आपको पता होगा, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग की बात करें तो 1948 राधा कृष्णन आयोग। कब, कौन सा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 12 नंबर है स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी। फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 1986 से पहले भी जो सबसे पहले शिक्षा नीति आई थी 1968 में। अगर प्रधानमंत्री की बात करें, है ना, तो प्रधानमंत्री का नाम समयानुसार आपको याद रखना है। इस वक्त फ़िलहाल इंदिरा गांधी थी। अब जब 1986 की शिक्षा नीति थी, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी जी थे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। पूछा जा सकता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह शिक्षा का गठन किया गया, शिक्षा आयोग, वो कौन सा आयोग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1986 शिक्षा नीति की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई थी। तो ये शिक्षा की समिति जो है ना, समीक्षा की गई थी राममूर्ति समिति के द्वारा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे मनोबल बढ़ता है थोड़ा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको देने का मतलब मन करता है ना। तो फिलहाल मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं,
और ये जो 1986 की शिक्षा नीति है ये 24 अध्याय हैं इसमें, या 24 पृष्ठ कह सकते हैं। फिर देखिए ये नाइपा जो है आपका सेकंड पेपर में पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म, ठीक। तो यहाँ भी फिलहाल इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, शैक्षिक योजनाकारों एवं प्रशासकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं इसकी थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव रखा गया, ठीक, और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। और देखिए OBB जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसका आपका शायद थर्ड पेपर में क्वेश्चन आया था, है ना, कब पूर्णतः लागू हुआ था। तो 87-88 में लागू हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और यहाँ पर इस बार यहाँ पर इसके विस्तार की बात पूछी जा सकती है OBB की, जो 1992 की संशोधित शिक्षा नीति थी, है ना। तो उसमें क्या बात कही गई थी, इसके विस्तार की बात कही गई, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इसे लागू कर दिया गया था 1992 में। नेक्स्ट ऑप्शन वो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए गए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में स्थायी सुधार करने की, ये सब विशेषताएं थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट 17 है 1986 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, इसके 6वें अध्याय किससे संबंधित है। तो 6वां जो अध्याय है मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा। क्योंकि हमने बता चुके हैं 24 अध्याय हैं इसमें, तो उसमें कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3-4 हमने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। 6वां जो है मुक्त विश्वविद्यालय, और अध्याय 7वां जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान से है, और अध्याय 17वां जो है स्कूल शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया से है। फिर है नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत किस स्तर तक, किस कक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया गया था, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पर तो प्राथमिक है, चाहे उच्च प्राथमिक हो चाहे निम्न प्राथमिक, केवल प्राथमिक है तो यही रहेगा। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक या केवल प्राथमिक की बात करें, ठीक, तो उसमें जो है पहले कक्षा 5 तक ही ये किया गया, लेकिन 1992 में इसका विस्तार किया गया था, हमने आपको बता दिया है। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया, तो 13 जून 2005 में ज्ञान आयोग का गठन किया गया। त्रिभाषा सूत्र की स्थापना कब की गई, तो त्रिभाषा सूत्र की स्थापना करी गई 1968 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, कि क्या कैसे वो जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग त्रिभाषा फार्मूले को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि किताबों में जो दिया होता है वो काफ़ी अजीब भाषा में दिया होता है ना, और जो समझ रहे हैं अच्छी बात है। 23 है NCF का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। RTE राइट टू एजुकेशन कब आया, 2009 में आया, लागू कब हुआ, 2010 में, और ये तो 2005 का है। 25 नंबर है प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस वर्ष प्रकाशित की गई। तो जो प्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात हो रही है, ठीक, तो 1975 में पहली बार, फिर सेकेंड टाइम 1988, थर्ड 2000 एंड फोर्थ आपका था 2005, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये NCERT के द्वारा प्रकाशित करी गई थी। NCF 2005 कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था, तो इसका अनुवाद 22 भाषाओं में किया गया था। नेक्स्ट है मार्गदर्शन सिद्धांतों की संख्या, जो NCF 2005 था, इसके मार्गदर्शी सिद्धांत आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, 5 को आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा नहीं है मार्गदर्शी सिद्धांत। 3 ऑप्शन में से मिलेंगे, इसमें से एक अलग से मिलेगा जो नहीं होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर है विद्यालय को, जो ज्ञान है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। दूसरा है रटंत्र प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना था, इसका जो सिद्धांत था। फिर पाठ्यचर्या बालकों के चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करे, ऐसी पाठ्यचर्या रखने का इसका सिद्धांत था। फिर परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना और शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। ये 5 इसके मार्गदर्शी सिद्धांत थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है, शिक्षक एक सहायक है इसके अनुसार। नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली किस आधार पर होती थी, तो ये ग्रेड के अनुसार रखी गई थी।
फिर है 31 नंबर क्वेश्चन, RTE 2009 अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो जो RTE 2009 है संविधान के किस अनुच्छेद पर? 45, जो प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट है 32, RTE 2009 की धाराओं की बात करें तो देखिए इसकी धाराएं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक। तो इससे कुछ जो मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड, वो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसकी धाराएँ आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतने कम चांसेस रहेंगे इसके अंदर से क्वेश्चन बनने के, और हो सकता है पूछे भी जा सकें, ठीक। जो कुछ मुख्य धाराएँ हैं उनको आप जो है लर्न कर लीजिएगा, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम पर, ठीक है, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लागू कब ये हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में, जो RTE आया 2009 में, ठीक, लेकिन लागू होने की बात पूछे तो 1 अप्रैल 2010। और किस वर्ष के मतलब आयु के बालकों के लिए था? 6 से 14 वर्ष, जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई करते हैं, ठीक, उनके अधिकार की बात करी गई। और ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूर्ण भारत में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर अगर पूछ ले किस राज्य को छोड़कर, है ना, इसको अप्लाई किया गया था, तो जम्मू कश्मीर को इसमें छोड़ा जाएगा। और क्यों छोड़ा जाएगा वो तो आप पता ही, उस टाइम के अकॉर्डिंग ना। फिर है कक्षा 6 से 8 तक। देखिए अनुपात पूछे यहाँ पर, अनुपात याद रखना है आपको शिक्षक और छात्र का, प्लस इसमें देखिए 35 बच्चे क्लास में होनी चाहिए। 6 से 8 तक की बात हो रही है। और शिक्षण जो है, जो शिक्षक के लिए कितना, मतलब 1 साल में 1000 घंटे होना चाहिए, ठीक। फिर है CCE मतलब सतत एंड व्यापक मूल्यांकन, इसका फुल फॉर्म है। अब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, किस अनुच्छेद में इसका विवरण किया गया है? अनुच्छेद 21A में किया गया है। फिर 36 नंबर है, प्राथमिक विद्यालयों में MDM मतलब मिड डे मील कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नामांकन को बढ़ाना। मिड डे मील, ठीक है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर पूछे मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? नामांकन को बढ़ाना। जो मध्याह्न का भोजन दिया जाता था ना, उसको हिंदी में भी पूछा जा सकता है, हमने शॉर्ट में यहाँ मिड डे मील लिखा है, ठीक है। तो आपका मध्याह्न का भोजन होगा, मतलब जो दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या था? नामांकन को बढ़ाना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में जुड़ सकें। 37 है, कौन सी नीति विकलांग बच्चों पर अपना ध्यान खींचती है? तो विकलांग बच्चों पर NEP 1986 खींचेगी। एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम 1975 में आया। और समावेशी शिक्षा की बात करें तो इसके लिए कार्य योजना इसमें कट गया है, 2005 ही होगी, ठीक है, NCF के अकॉर्डिंग। अब फिलहाल टॉपिक वाइज तो आपका समावेशी शिक्षा नहीं रखा गया, लेकिन NCF 2005 के अंतर्गत आने वाला ये है, ठीक। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। फिलहाल इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और समावेशी शिक्षा मोटा मोटा आपको पता ही होगा क्या होती है ना, मतलब सामान्य बच्चों के साथ जो दिव्यांग बच्चे भी होते हैं उनको भी शिक्षा दी जाती है, जो थोड़ा बहुत है ना, तो दिव्यांग होते हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या, कैसे, ये सब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ना, मतलब आपके टॉपिक नहीं लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो सिलेबस से रिलेटेड होते हैं लेकिन कहीं साइड में उसके मतलब जाकर डीपली पूछे जा सकते हैं। तो NCTE किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1973। और अस्तित्व में आने की बात करें तो 1995। कार्य इसके क्या हैं? शिक्षक शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण एवं अध्ययन, और शिक्षा का समन्वय, शिक्षक और शिक्षा का दिशा निर्देश से समन्वय। नेक्स्ट है 41, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान जो NIOS है, इसकी स्थापना करी गई थी नवंबर 1989 में। फिर 42 नंबर है, CBSE का गठन 1952 में किया गया था और ICSE का गठन 1958 में। सबसे पॉपुलर अगर पूछे इंडिया में कौन सा बोर्ड है तो वो CBSE बोर्ड है। नेक्स्ट है 43 नंबर, 1813 का आज्ञा पत्र कौन सी धारा ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न किया? तो जो 1813 की आज्ञा पत्र था उसका जो है कौन सा वो था, मतलब इसकी धारा कौन सी थी पूछी गई थी, पूछी जा सकती है 43वीं, मतलब 43वीं धारा जो है इसका कारण था, क्योंकि इसमें एक बात करी गई थी कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन ये नहीं तय किया गया था कि उस शिक्षा मतलब कौन सी शिक्षा होगी। उसमें जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ और लगभग 20 वर्षों से अधिक तक ये चला।
मैकाले विवरण पत्र कब आया? और हाँ, 1813 जो आज्ञा पत्र था ना, उसे चार्ल्स ग्रांट से संबंधित है। मैकाले विवरण पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही। ठीक, अंग्रेजी को महत्व दिया गया सबसे पहली बात, और 1835 में आया वह मैकाले का विवरण पत्र। और इस पत्र के काफ़ी दोष थे। फिलहाल इस पे काफ़ी प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ, और इस पर भी हमने पिछले वीडियोज़ जो हैं उनमें जो है डिस्कस किया था। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं जाकर देख लें। प्लेलिस्ट पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक उसका, उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, तो इस पेपर से संबंधित आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं सारे। मैकाले विवरण पत्र के जो दोष थे वो क्या थे? पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय जनमानस पर थोपना और भारतीय भाषाओं का अपमान। ठीक, और संस्कृति, भारतीय संस्कृति और धर्म का अपमान भी किया गया। धार्मिक एकता को नष्ट करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा पर पूरी तरीके से आधारित थी पाश्चात्य दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम ही न छिड़ता। ये कथन किसका है? नरुल्लाह एवं नायक जी का। नेक्स्ट है, मैकाले विवरण पत्र का प्रभाव क्या पड़ा? तो मैकाले विवरण पत्र का जो प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो उसके कई सारे प्रभाव हैं, कुछ तात्कालिक हैं, कुछ दीर्घकालिक प्रभाव हैं। तो पहला यहाँ प्रभाव देख लेंगे एक बार, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुलने शुरू हुए और सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा घोषित कर दी गई। अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले की वरीयता दी गई, जो अंग्रेजी का ज्ञान रखता था उसको नौकरियों में वरीयता दी जाने लगी। और भारत को पाश्चात्य साहित्य तथा अंग्रेजी का ज्ञान मतलब दिया जाने लगा। फिर प्लासी का युद्ध यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे ये पूछने के चांस नहीं है, लेकिन इसमें आपको पता भी होगा, याद कर लीजिए। 2 ही युद्ध की बात मैंने की है। प्लासी युद्ध 1757, बक्सर युद्ध 1764। फिर किसने कहा था? अंग्रेजी भाषा घूंघट में छिपी हुई विद्या, स्वभाव से ही हमारे मन सहवर्तिनी होकर नहीं चल सकती। ठीक है, तो क्या है? अंग्रेजी भाषा घूंघट में छिपी हुई विद्या है और स्वभाव से यह हमारे मन की सहवर्तिनी होकर नहीं चल सकती। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। मैकाले भारत कब आया था? लॉर्ड मैकाले जून 1834 में आया था। और मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अविकसित, अशक्त, गंवारू और निकम्मी बताया था। इसने मतलब इतना बेइज्जती की थी भारतीय भाषाओं की। और इसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, वो चलिए मैं बताऊंगा अभी। मैकाले जनसाधारण की शिक्षा के पक्ष में नहीं था। ठीक है, छनाई का सिद्धांत आपको हमने समझाया था। छनाई का सिद्धांत मतलब, छनाई का मतलब आप जानते ही होंगे, छन जाना है ना, फिल्ट्रेशन हो जाना। तो इसने जन शिक्षा के पक्ष में नहीं था। इसका मतलब था ये उच्च वर्ग के लोगों को यही शिक्षा देना चाहता था। ठीक है, फिर किसने कहा कि उच्च वर्ग रूपी हिमालय से शिक्षा रूपी बूंदे टपकें, जो कालांतर में चौड़ी एवं विशाल धारा में परिवर्तित होकर जनसाधारण रूपी शुष्क मैदानों में सिंचन करें। तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर मैथ्यू का कथन है। नेक्स्ट है, एडम ने 1835 से 35, यहाँ पर 35 नहीं होगा, 39 होगा, बाद में जो लिखा है। ठीक है, 1839 या फिर हाँ, इनका जो एडम थे मतलब मैकाले के बाद आए थे। तो इन्होंने जो है 3-4 वर्षों के बीच कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। उनका ईयर दिया गया है 1835, 36। ठीक है, और यहाँ 36 नहीं, लास्ट में 38 है। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा जल्दी हो गई, तो 38 यहाँ पर है। नेक्स्ट है, एडम किस विचारधारा का था? तो जो PDF आपको मिलेगी इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 38 है। तो जो एडम था वो प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। उड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो उड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। तो उड डिस्पैच, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे आपके, 100% रहेंगे। और उड डिस्पैच, उड का घोषणा पत्र जो 19 जुलाई 1854 में आया। और इसकी सिफारिशें और गुण क्या थे? तो यहाँ पर कुछ हमने लिखी हैं। ठीक, सारे लिखने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और वहाँ पर मतलब लग जाता। तो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा ज़रूर हेडिंग वाइज आपको इजी नोट्स जो आपके पास है, बुक है कोई, तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है,
जीवनोपयोगी शिक्षा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं, तो इसमें ऐसा कहा गया था, मतलब इसके गुण थे या विशेषताएं भी कह सकते हैं, ठीक। अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी महत्व दिया गया। अंग्रेजी पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, संस्कृत, अरबी, इन सब भाषाओं को रखा गया, इनके साहित्य को। और प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना करी गई और विश्वविद्यालय की स्थापना है ना करना और स्त्री शिक्षा को महत्व देना, ये सब इसकी विशेषताएं रहीं। ये मकतब हमने बाद में लिखा है, उसने लिखा, इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि कई चीज़ें बाद में याद आती हैं ना, तो मकतब का अर्थ है उसने लिखा। और हो सकता है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गए हों, क्योंकि भाई 2-3 जगह से जब कलेक्ट करने होते हैं क्वेश्चन तो याद नहीं रहता पिछले हमने क्या लिख दिया, जितना याद रहता है उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी लिख लिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गए हों, तो उसके लिए कोई बात नहीं। 59 क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। उच्च घोषणा पत्र की क्रमबद्ध शिक्षा तथा सभी को शिक्षा, इसके गुण, प्राथमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षिक अनुदान, ये सबको ध्यान में रखा गया। फिर नारी शिक्षा का समर्थन भी किया गया इसमें, और शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर इन सब पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है उट के घोषणा पत्र के जो दोस्त थे, वो भाई कोई भी चीज़ होती है पूरी तरीके से सबको सहमत नहीं कर सकती, तो जहाँ उट का घोषणा पत्र अपनी मतलब इतने विस्तार पूर्वक, जो कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, फिर भी इसके कुछ दोस्त थे। धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा की गई और शिक्षा राज्य के अधीन व्यवहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा असफल भी रही, और विश्वविद्यालयों का स्वरूप अंग्रेजी रहा। और अंग्रेजी देखिए यहाँ कॉमन लगा है, तो यहाँ से दूसरी लाइन है, अंग्रेजी जानने वाले को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाती थी। तो ये कुछ दोस्त भी थे। प्राच्यवादी दल द्वारा प्रचार किसका किया गया, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये मतलब प्राच्यवादी थे, इनका प्रचार इसके द्वारा किया गया। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार क्या किए, तो प्राथमिक शिक्षा में व्यवहारिक जीवन से संबंधित शिक्षा से सुधार किए, आत्मनिर्भर बनाना इनका मतलब सुधार था, और शिक्षा का माध्यम कैसा हो, मातृभाषा हो, ये सुधार था। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और माध्यमिक शिक्षा 2 वर्गों में, ये हंटर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ तो समझ जाइए कि ऊपर वाला जिस क्वेश्चन से रिलेटेड बात की गई है उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्गों में होनी चाहिए, साहित्यिक और वैज्ञानिक। फिर हंटर आयोग का अन्य नाम क्या है, वायसराय, भारतीय शिक्षा आयोग नाम है इसका, ठीक है। अगर पहला भारतीय शिक्षा आयोग की बात करें तो हंटर आयोग ही है, ठीक। किस समय आया वायसराय, उस समय लॉर्ड रिपन थे, उन्हीं के समय में हंटर कमीशन जो है वो आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985, फिलहाल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमने क्वेश्चन रखा है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी फेमस जो रहते हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन कब चला, 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आई। बंगाल का विभाजन की घोषणा भी 1905 में की, फिलहाल ये भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन रखा है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो श्री गुरुदास बनर्जी, तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति जो थी इनके अध्यक्ष में। कर्जन ने जो शिक्षा नीति थी उसके संबंधी सरकारी प्रस्ताव का पारित किया था, तो 1904 में कर्जन की शिक्षा नीति के प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा से संबंधित कर्जन के सुझाव की बात करें तो देख लीजिए एक नज़र में, अध्यापकों के शिक्षण की सही व कुशल व्यवस्था देना, नैतिक शिक्षा है ना, शारीरिक व्यायाम की शिक्षा, कला की शिक्षा, कृषि की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, विदेशी व्यापार हेतु शिक्षा, और केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करी गई, और पुरातत्व विभाग की स्थापना, छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रथा, तो ये सब चीज़ें इनके समय की थी। फिर कर्जन द्वारा आयोजित शिमला शैक्षिक सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला शैक्षिक सम्मेलन इम्पॉर्टेंट रहेगा, 1901 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है किसने कहा था, अनिवार्य शिक्षा का पौधा पश्चिमी देशों का पौधा है, यह भारत की भूमि पर नहीं पनप सकता, तो हरकोट बटलर ने ऐसा कहा था कि क्योंकि अनिवार्य शिक्षा की बात जब करी जा रही थी तो इसने ऐसा कहा कि ये पौधा कहाँ का है, केवल ब्रिटिश लोगों का है या पश्चिमी देशों का है, भारत में ये नहीं उपज सकता। फिर है दिल्ली दरबार कब लगा था, तो दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम के समय लगा था, जो जॉर्ज पंचम आया था ना ब्रिटेन से भारत।
गोखले बिल सुझाव तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी सिफारिशें कब पहली बार तो 1910 में आया ना। 6 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात जब करी गई तभी ऊपर की लाइन जो हमने पढ़ी थी ना अभी वो आई। और एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात करी गई थी। और प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोलने जाने की प्रस्ताव रखे गए थे, मतलब सुझाव दिए गए थे किसमें, गोखले बिल ने। फिलहाल ये पूरी तरह से नामंजूर कर दिए गए थे। स्थानीय निकाय एवं प्रांतीय सरकारों का वहन अगर बात करें तो 1:2 में करें शिक्षा पर जो भी खर्च हो। ये गोखले बिल के सुझाव मुख्य थे। फिर है माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा। देखिए कुछ विशेषताएं कॉमन हमने बताई, देखा होगा आपने, प्राथमिक शिक्षा है ना, बच्चों को प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा, ये सब कई जगह मिल रहा है। तो इन सब मतलब जो भारत के पक्ष में लोग थे है ना, जो स्वतंत्रता के बाद चीज़ें हुई उनकी बात कर रहे हैं हम। तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं ना, तो उनमें आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार किसने माना है, तो सैडलर आयोग 1917 में आया। पहले तो आपको ये याद रखना है। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं ना। तो माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार किसने माना, किसने, सैडलर आयोग। फिर है 1935 एक्ट के अंतर्गत 1937 में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो द्वैध शासन जो 1919 का एक्ट था उसके तहत 20 से 21 में लागू हुआ था। उसके बाद समाप्त कब किया गया, 1937 में। फिर हंटर आयोग में कितने सदस्य थे, तो 20 सदस्य थे हंटर आयोग में, जिसमें 7 भारतीय थे, बाकी ब्रिटेन के थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था 1901। देखिए रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं। फिर 80 नंबर है, लॉर्ड कर्जन किस सभ्यता का पोषक था, तो लॉर्ड कर्जन जो था पाश्चात्य सभ्यता का पोषक था। शिमला शिक्षा सम्मेलन कितने दिनों तक चला, तो यह 15 दिनों तक चला। प्रस्ताव की बात करें तो 150 प्रस्ताव थे। फिर ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पास किया, 1935 में। हरिजन नामक पत्रिका का कहीं भी जिक्र आए तो गांधी जी से संबंधित है, और इसका प्रकाशन की बात करें तो जुलाई 1937। फिलहाल अगर 36 देता है तो आप इसको राइट मानेंगे, वरना 37 को मुख्यतः आप नंबर 1 पर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है, वर्धा में हुआ और ये अक्टूबर 1937 में। फिलहाल डेट वाइज इतना नहीं पूछ सकता लेकिन पूछा भी जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा का स्वरूप, इसे इन नामों से जाना जाता है, ठीक। इसके नाम आपको याद रखने हैं। शिक्षा का माध्यम कैसा, मातृभाषा रखा गया, शिल्प पर आधारित थी, और 6 से 14 वर्ष की आयु निःशुल्क शिक्षा रखी गई। मतलब ये इसके सुझाव थे। फिर इसी में जाकिर हुसैन समिति 1937 से रिलेटेड है। सार्जेंट योजना 1944, और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है। और इसे युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना भी कहा जाता है। 4 भाग हैं इसके। युद्धोत्तर क्यों कहा जाता है, क्यों हम बता चुके हैं पहले भी वीडियो में, क्योंकि ये युद्ध के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था तब यह आए थे। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, सार्जेंट योजना के अंतर्गत शिक्षक और छात्र का अनुपात 20:1 था। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग 1948-49 से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग जिसे कहते हैं 1952-53 9 सदस्य थे, ठीक। अध्यक्ष इसके लक्ष्मण मुदालियर थे, और इसमें अध्याय कितने थे, 15 अध्याय थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट है उद्देश्य इसके क्या थे, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग था, लोकतंत्र नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। तो माध्यमिक शिक्षा की बात करें, देखिए आपका 4th पेपर में भी क्वेश्चन आया था ना, व्यावसायिक शिक्षा किस में होती है, ध्यान दिया जाता है माध्यमिक शिक्षा में। तो व्यक्तित्व नेतृत्व का विकास, ये सब इसके उद्देश्य थे। और भी कई सारे उद्देश्य हैं। और जो पेपर आपका 4th पूछा गया था, और उसमें देखिए आपके फर्स्ट पेपर से कई सारे क्वेश्चन भी मिलते जुलते हैं। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी थी, इसके अकॉर्डिंग 7 वर्ष, 11 से 17 जो वर्ष आयु थी होती है वो चीज़। मुख्यतः 3 भाषा के अध्ययन का सुझाव दिया गया था। अब ये माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है, ऊपर हमने बताया कौन कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। पाठ्यक्रम की बात करें तो भाषाएं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषय, गणित, कला, संगीत, शिल्प, शारीरिक शिक्षण, ये सब इसके पाठ्यक्रम में आता है। 96 है शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। तो किसने ऐसा कहा, कोठारी आयोग ने, कि अगर गुणात्मक उन्नति चाहिए तो अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य होना जरूरी है।
कुछ अब ये हमने लिख दिया है, देखिए हम बता चुके हैं कुछ चीज़ें सभी आयोग में कॉमन होती हैं, ठीक। तो उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे, ये नहीं कि एक में सही है तो दूसरे में गलत भी है, ऐसा को नहीं है। 97 नंबर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से जाना जाता है इस नाम से भी, ठीक। तो 1964-66 में आया और शिक्षा के सुधार के लिए इसमें 17 सदस्य विदेशी थे। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं। 98 नंबर है कोठारी आयोग का 5 सूत्री जो कार्यक्रम है, शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना, राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया, प्रजातंत्र का विकास किया गया, सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास और कौशलों का विकास। चलिए 2 नंबर और 2 क्वेश्चन बचे हैं। अध्यापक स्तर व प्रशिक्षण के संबंध में सुझाव किसने दिए थे? कोठारी आयोग ने। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि कई चीज़ें माइंड में बाद में आती हैं तो उनको लिखने में थोड़ा खिचड़ी पक गई है ना। तो इसको देखिए हम समझा रहे हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला, ठीक है, काफ़ी विवादित रहा, काफ़ी चर्चित रहा और यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसका सुझाव दिया गया द्विभाषा के रूप में, किसमें? मुदालियर आयोग। जो मुदालियर आयोग था माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसमें द्विभाषा के रूप में दिया गया, ठीक। तो उस वक्त इसे त्रिभाषा नहीं कहा गया, लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड जानना है तो इसलिए हम बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, अंग्रेजी की उपेक्षा इसमें करी गई थी, मतलब अंग्रेजी ना पढ़ाने की बात करी गई, क्योंकि ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही आया 1952 में ना, जो आपका मुदालियर आयोग। फिर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसका विरोध हुआ अंग्रेजी का, ठीक। जो अंग्रेजी के समर्थक थे, क्योंकि अंग्रेजी की उपेक्षा की गई, अंग्रेजी ना पढ़ाने की बात, तो जो अंग्रेजी के भी समर्थक कई लोग भारत में बहुत लोग थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक, मतलब जो अंग्रेजी के समर्थक। फिर इसके बाद क्या होता है, 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद जो थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा त्रिभाषा फार्मूला प्रस्तुत किया गया। देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, त्रिभाषा फार्मूला प्रस्तुत किया गया, सबसे नीचे वाली लाइन। तो इसमें फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एरो बनाया है, ये हट जाए। फिर यहाँ जब इसको मतलब विरोध किया गया, फिर क्या हुआ 1956 के बाद, ठीक, इसका जो है 1966 जो कि कोठारी 64-66 में कोठारी आयोग, ठीक, उसकी जब बात आती है तो पहले क्या हुआ, इसको देखिए लागू किया गया जब त्रिभाषा के रूप में। तो उसमें क्या कहा गया, 1964-66 के पहले की बात है, जब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बात आती है, त्रिभाषा को जो प्रस्तुत किया गया इस वाले में, तो उसमें कहा गया एक भाषा एक तो क्षेत्रीय होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, ये क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा उन्होंने क्या कहा कि कोई मतलब जो हिंदी भाषा, दूसरी अनिवार्य भाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी भाषा। और तीसरी भाषा क्षेत्रीय भाषा मतलब मातृभाषा। अब देखिए जो हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे यूपी है ना, अपनी तरफ का यूपी बिहार या इधर, तो पूर्वी मतलब उत्तरी भारत में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, एक क्षेत्रीय भाषा मतलब मातृभाषा रखी गई, दूसरी हिंदी को अनिवार्य किया गया, और तीसरी कोई भी विदेशी या यूरोपियन भाषा, मतलब जिसमें रखा गया टारगेट या इंग्लिश या कोई भी और भाषा हो सकती। लेकिन इसमें पता है जो 56 का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रस्ताव रखा गया था हिंदी को अनिवार्य बनाने का, उसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि भाई हिंदी भाषी क्षेत्र वो तो हिंदी पढ़ सकते थे, वो तो इनको हिंदी पता, लेकिन अनिवार्य कर, और इसकी जगह पर उन्होंने क्या किया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र उनको संस्कृत पढ़ने के लिए परमिशन दी कि संस्कृत पढ़ सकते हैं इसके अलावा। तो एक मातृभाषा है हिंदी और हिंदी की जगह संस्कृत, क्योंकि इनकी क्षेत्रीय भाषा ही हिंदी होती है, हिंदी तो इनकी क्षेत्रीय भाषा होती है ना, तो हिंदी के अलावा संस्कृत और एक अदर यूरोपियन। लेकिन विरोध किसके द्वारा किया गया, संसद में जो दक्षिण भारतीय राज्य थे, क्योंकि वहाँ पर हिंदी का प्रचलन नहीं है, हिंदी भाषी राज्य नहीं है, तो उन्होंने क्योंकि हिंदी को इसमें अनिवार्य बताया गया था, इसलिए इसका विरोध किया। और उसी के चलते बाद में किस पर हम आते हैं, 64-66 कोठारी आयोग के सुझाव में। तो इसमें क्या किया गया, संशोधन करके ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, मातृभाषा जिसे क्षेत्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक, एक भाषा ये होगी। दूसरी सरकारी भाषा, सरकारी मतलब चाहे वो केंद्र से सरकारी हो या राज्य से संबंधित, सरकारी भाषा का मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये था कि हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, इसमें से जो चाहे वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिण भाषी जो राज्य थे दक्षिण भारत के, उनको हिंदी की अनिवार्यता से मुक्ति मिली, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था।
तो अब उनको इसकी जगह इंग्लिश की छूट मिल गई कि हिंदी की जगह, और एक पाश्चात्य भाषा वो कोई भी हो सकती है जिसका अध्ययन कराया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें 3 भाषा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक मातृभाषा, दूसरी सरकारी भाषा वो हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकती है, तीसरी पाश्चात्य भाषा। ठीक, तो ये 3 भाषा यहाँ पर रखी गई। तो चलिए यहाँ पर फिनिश होता है। जैसा लगी हो ये वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों के साथ। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।